प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एडवोकेट एनरोलमेंट प्रोसीजर के बिल्कुल हम अंतिम चरण में आ गए हैं। हमारा जो पेपर है, पेपर नंबर 10th, उस पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। उसमें एडवोकेट एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में हमारी क्लास चल रही है। प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध, इस क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पूर्व सुनवाई के अधिकार तक अपनी क्लास में चर्चा की थी। अब सेक्शन 17 कहता है कि राज्य विधिक परिषद अधिवक्ताओं की नामावली रखेगा। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बस रिपीटिशन हमारा हो रहा है। सेक्शन 17 धारा 17 में कहती है कि प्रत्येक राज्य की विधिक परिषद अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करेगा और रखेगा, और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा जिसे कोई भी व्यक्ति देखने के लिए फ्री होगा। ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम व पते दर्ज किए जाएंगे जो नियत दिन के ठीक पूर्व भारतीय विधिक परिषद अधिनियम 1926 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिवक्ता नामावली में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। धारा 17 कहती है कि जब एक एनरोलमेंट प्रोसीजर्स के तहत व्यक्ति गुजर जाता है और उसकी एनरोलमेंट पूरा हो जाता है, तो उस राज्य विधिक परिषद का ये कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार एनरोल्ड सभी व्यक्तियों की नामावली को वह तैयार करे, प्रिपेयर करे और उसे रखे, जो सार्वजनिक रूप से है और किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए होगी। इस अधिवक्ता नामावली में अधिवक्ता की प्रत्येक ऐसी नामावली 2 भागों में बंटी होगी। हम ये बात पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और दूसरे भाग में होंगे अन्य अधिवक्ता। यानी कि धारा 17 में राज्य की विधिक परिषद जो अधिवक्ता नामावली तैयार करेगी और रखेगी, उसके 2 भागों में वो बंटी होगी। प्रथम भाग में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम होंगे और दूसरे में अन्य अधिवक्ताओं के नाम उसमें दर्ज होंगे। इस नामावली में जो नाम तैयार की जाएगी और रखे जाएंगे, ये ध्यान में रखी जाएगी विशेषतः कि ये सारी प्रविष्टियां जो एंट्रीज की जाएगी नामावली में, उसमें वरिष्ठता, सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए, उसी क्रम में सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए उन पर रखी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर आएगी, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्य विधिक परिषदों में अपना नाम अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं करा सकेगा। यानी कि उसे पूरे भारत में किसी एक राज्य विधिक परिषद में ही अपना नाम दर्ज करवाना होगा। हाँ, ये जरूर है कि वह प्रैक्टिस, हमने ये बात पहले ही कर ली कि एक अधिवक्ता जिसका नाम दर्ज है वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। तो हमने बात की थी कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, इन सब के समक्ष प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लिए वो फ्री है। लेकिन वह अपना एनरोलमेंट पूरे भारत में किसी भी एक ही राज्य विधिक परिषद में करवाएगा। अब फिर एक छोटा प्रश्न मैं बार बार बीच में आपको बताता रहता हूं। सेक्शन 18 कहता है एक राज्य नामावली से दूसरे राज्य नामावली में नाम का अंतरण। यानी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, अपना ट्रांसफर एक स्टेट बार काउंसिल से दूसरी स्टेट बार काउंसिल में करवाना चाहते हैं, तो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 18 हमें उस प्रक्रिया को बताती है जिसका अनुसरण करके हम अपने नाम का ट्रांसफर करवा सकेंगे। तो यहाँ पर फिर आपके एक 7 नंबर का प्रश्न बन सकता है, एक राज्य नामावली से दूसरे राज्य नामावली में परिवर्तन या अंतरण ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया क्या है। तो धारा 18 क्या कहती है, सबसे पहले नाम के अंतरण का आवेदन भारतीय विधिक परिषद को दिया जाएगा। यानी कि आप अपने एक राज्य की विधिक परिषद से दूसरे राज्य की विधिक परिषद में अपना नाम अंतरण करवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विधिक परिषद को इसका आवेदन करना होगा। बात नंबर 2, नाम के अंतरण का आवेदन वही अधिवक्ता कर सकेगा जिसका नाम किसी न किसी राज्य की विधिक परिषद में अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें बताने की जरूरत भी नहीं है कि आप ट्रांसफर के लिए आवेदन कब करोगे। पहले एक जगह आपका नाम दर्ज तो हो, तभी तो आप दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवा सकोगे। तो क्या कंडीशन बन गई है कि ट्रांसफर उसी अवस्था में होगा जब पहले से आपका नाम किसी अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो। अगर आपका नाम पहले से दर्ज है ही नहीं तो ट्रांसफर की बात आएगी ही नहीं। बात नंबर 3, ऐसे आवेदन के साथ किसी प्रकार की कोई फीस दे नहीं होगी। यानी कि आपको किसी प्रकार के फीस का
यहाँ पर खर्चा नहीं करना होगा और आपको सिर्फ सीधा आवेदन करना होगा। अब क्या हो गया है, आपने आवेदन कर दिया है। तो 4 नंबर बात, BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यदि नाम के अंतरण के आवेदन को सद्भावना पूर्वक समझती है कि भाई आपने जो एक राज्य विधिक परिषद से दूसरे राज्य की विधिक परिषद में अपने नाम के ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई है और वह बोनाफाइड है, सद्भावना पूर्वक है, तो वह क्या करेगी, प्रथम वर्णित राज्य विधिक परिषद को, यानी कि आज जिस राज्य विधिक परिषद में आपका नाम दर्ज है उसे ये डायरेक्शन देगी कि वह आवेदक अधिवक्ता का नाम अपनी नामावली से हटाकर उस राज्य विधिक परिषद को भेज दे जहां के लिए उसने आवेदन किया है। क्या कह रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके द्वारा किए गए आवेदन को सद्भावना पूर्वक समझती है, तो वह प्रथम वर्णित राज्य विधिक परिषद को, यानी कि आज हाल फिलहाल जिस राज्य विधिक परिषद में आपका नाम दर्ज है उसको ये डायरेक्शन देगी कि वह आवेदक का नाम उस राज्य की विधिक परिषद को भेज दे जिसके लिए उसने आवेदन किया है। जिस राज्य विधिक परिषद को ऐसा आवेदन भेजा गया है उसका ये कर्तव्य होगा कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार उस अधिवक्ता का नाम अपने राज्य की नामावली में दर्ज करे। आपने राजस्थान से ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं पंजाब, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कह रही है, प्रथम वर्णित कौन सी होगी, राजस्थान राज्य विधिक परिषद। आप कहाँ करवाना चाह रहे हैं, पंजाब और हरियाणा राज्य विधिक परिषद में। तो पंजाब पहले वाले को कहेगी कि आप इसका नाम पंजाब और हरियाणा राज्य विधिक परिषद को भेज दे। पंजाब और हरियाणा राज्य विधिक परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशा के अनुसार उस अधिवक्ता का नाम अपनी अधिवक्ता नामावली में दर्ज कर ले। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस एक्ट की धारा 18(1) के परंतुक में ये शक्ति दी गई है कि वो निम्न 2 परिस्थितियों में इस आवेदन को नामंजूर कर सकती है। यानी कि आप, सबसे पहले हमने बात क्या की थी कि आपको आवेदन करना होगा ट्रांसफर के लिए। आवेदन कहाँ करना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हमने कहा कि अगर वो सद्भावनापूर्वक समझती है तो आपके ट्रांसफर को हरी झंडी दे देगी। लेकिन 2 परिस्थितियां हैं जहां पर वह आपके आवेदन को नामंजूर कर सकती है। यदि आवेदक अधिवक्ता के विरुद्ध नाम के अंतरण के समय कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है। अगर जिस व्यक्ति ने, यानी कि एडवोकेट ने अपने नाम के ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी है और उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, तो नामंजूर कर देगी। और सेकंड, यदि अन्य कारण से BCI को ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवक्ता के नाम के अंतरण सद्भावना पूर्वक नहीं है, बोनाफाइड नहीं है, कहीं उसे शक की गुंजाइश है, तो इन 2 परिस्थितियों में वह क्या करेगा, उसके नाम के अंतरण को नामंजूर कर देगा। लेकिन ऐसा करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित अधिवक्ता को इस हेतु अपना अभ्यावेदन, यानी कि अपना प्रतिवेदन, अपना पक्ष रखने का अवसर दे और उसके पश्चात ही वह उसके आवेदन को नामंजूर करेगी। यानी कि उसके पास में नामंजूर करने के 2 कारण हो गए, जहां कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि ऐसा ट्रांसफर बोनाफाइड नहीं है, लेकिन वह डायरेक्ट उससे नामंजूर नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना करते हुए क्या किया जाएगा, ऐसे अधिवक्ता जिसके नाम के अंतरण को वो नामंजूर कर रही है उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही इस प्रकार का डिसीजन लेगी। तो धारा 18 हमें क्या बता रही है कि हम किस प्रकार से एक राज्य नामावली से दूसरी राज्य नामावली में अपना नाम ट्रांसफर करवा सकेंगे। और लास्ट, अधिवक्ताओं के नामावलों की प्रतियों का राज्य विधिक परिषद द्वारा भारतीय विधिक परिषद को भेजा जाना। सेक्शन 19 एडवोकेट एक्ट 1961 ये कहता है कि जब राज्य विधिक परिषद इस प्रकार के नामावलियों को तैयार कर लेगा तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वह उसकी एक अधिप्रमाणित अटेस्टेड कॉपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेगी। पहली बार जब किसी भी अधिवक्ता का पहली बार नाम दर्ज होता है तो वह हर बार जब भी इस प्रकार से
अधिवक्ताओं को नामांकित करेगी, क्या करेगी, उसकी सूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज देगी और समय समय पर जब उसमें परिवर्तन होगा तो उसकी भी सूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज देगी। इस प्रकार हमने अपनी कुछ क्लासों के अंतर्गत एडवोकेट एनरोलमेंट प्रोसीजर को पूरी अच्छी तरीके से सुना है और समझा है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी हमने क्लासेस की थी उसका ई कंटेंट यानी कि जो चीज़ें हमने पढ़ी थी आपको दी जा चुकी है और पूरे टॉपिक की अब एक बार पूरा ई कंटेंट आपको फिर अवेलेबल करा दिया जाएगा जिससे कि आपको पढ़ाई करने में आसानी रहे। धन्यवाद।